अमीन का कोर्स का ये 82वां वीडियो है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भूमि सुधार कार्यक्रम का भाग 2। पहले भाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अंग्रेजों के ज़माने की भू व्यवस्था क्या थी, कैसे वो लोग लगान वसूलते थे और भूमि का प्रबंधन वो किस प्रकार से करते थे। तो उनका जो कार्यक्रम था इसके कारण बहुत विसंगतियां हो गई थी और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने सबसे पहले भूमि में किस प्रकार का सुधार किया जाना चाहिए इसका एक कार्यक्रम बनाया। तो विसंगतियां क्या क्या थी हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसमें आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो भारत जब आज़ाद हो रहा था उसी समय जेसी कुमारप्पन के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसको ये काम सौंपा गया कि आप ये पता लगाइए कि कृषि में क्या क्या सुधार होना चाहिए, भूमि से संबंधित आप सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार करिए। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी और उन्होंने 4 बातें बताई कि भूमि में ये 4 तरह के सुधार होने चाहिए। तो देखो इस आयोग ने बहुत सिफारिश की थी, उसमें ये 4 सरकार ने मानी। मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी में सुधार करो, भू स्वामित्व की सीमा तय करो। ऐसा ना हो कि किसी के पास 1000 एकड़ जमीन हो और किसी के पास 1 एकड़ जमीन हो, किसी के पास कुछ भी ना हो। तो इसका प्रबंधन करो, यानी उसकी सीमा तय करो कि किसके पास कितना अधिकतम हो सकता है। उसके अलावा चकबंदी, यानी कि चकबंदी का मतलब कि जैसे एक व्यक्ति के कई जगह खेत हैं तो उसको खेती करने में दिक्कत होती है, इसलिए उसके चक को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, मतलब एक जगह उसको चक के रूप में बना दिया जाए। तो ये मुख्य 4 घटक थे। अब इन चारों को करने के लिए राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता थी, तो चारों को एक साथ नहीं किया जा सकता। तो चरणबद्ध तरीके से भारत सरकार ने इस पर काम किया। तो सबसे पहला काम किया मध्यस्थों का उन्मूलन, जिसे जमींदारी प्रथा की समाप्ति बोलते हैं। तो हम बारी बारी से इन चारों को समझते हैं शॉर्टकट में। इसके अलावा जब ये समाप्त हो जाएगा तो तीसरे पार्ट में हम लोग इनको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया मध्यस्थों का उन्मूलन और जमींदारी प्रथा की समाप्ति, यानी इसी के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1951 को कृषि में पहला सुधार हुआ, जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो गई। आप जानते हैं कि जमींदार जो होता था उसको जिम्मेदारी दी जाती थी लगान वसूलने की। जैसे मान लीजिए कि एक खेत है, अब इस खेत का जो मालिक है वो किसान है जो इस पर खेती करता है, किसान के नाम से ये जमीन भी है। लेकिन अब किसान इस जमीन पे फसल बो रहा है, उगा रहा है और इसका 50% या फिर 30% या फिर इससे ज़्यादा, जहाँ जो लगान की व्यवस्था थी उतना इस किसान से जमींदार वसूलते थे। जमींदार वसूलते थे और वसूल करके उसमें से कुछ रकम जो निर्धारित थी वो सरकार के पास पहुंचाते थे। तो इस खेती पर ये किसान मजदूर की तरह कार्य करते थे, जबकि ये खेती किसान के ही नाम से थी, ये जमीन किसान के ही नाम से थी। तो ये जो जमींदार थे बीच में, सरकार और किसान के ये जो बीच में जमींदार थे, इनका काम अब क्या है? कुछ काम नहीं है। ये सीधे किसान सरकार को टैक्स दे, सीधा सरकार से इनका संबंध रहे, ऐसा कार्यक्रम किया गया। यानी कि इन जमींदारों को अब समाप्त कर दिया गया। बात समझ में आ रही है ना? किसान और सरकार के बीच सीधा संबंध हो गया। इससे अनेक फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि किसान का और सरकार का सीधा संबंध हो गया। दूसरा, लगभग 2 करोड़ किसान, एक अनुमान के अनुसार 2 करोड़ किसानों को अपनी खेती मिल गई, जो अपने ही खेत में मजदूरी का काम करते थे, जमींदारों पर डिपेंड थे। इसके अलावा खेती में मतलब कौन सी अच्छी भूमि है, कौन सी खराब भूमि है, इसका निर्धारण किया गया। तो जो अच्छी भूमि है उसको अलग कर दिया गया, जो ऊसर है उसको अलग किया गया, बंजर जमीन को अलग किया गया, है ना। नवीन परती, मतलब हर तरह की जमीन की कैटेगरी बनाई गई। उसको अच्छी जमीन, थोड़ी सी सेकंड की माने खराब जमीन, उससे भी खराब जमीन, इसमें बांटा गया उसको। इसके अलावा जो जमींदारों से भूमि छीनी गई, बहुत बड़ी मात्रा में जमीन थी, तो उस जमीन को सरकार ने अपने पास भी काफी रख लिया।
जैसे मान लीजिए कि 100 एकड़ की ज़मीन जमींदारों से ली गई, तो इसमें से लगभग 30 एकड़ ज़मीन सरकार ने अपने पास रख ली और बाकी की 70 एकड़ ज़मीन किसानों में बांट दिया। तो ये 30 एकड़ सरकार ने अपने पास क्यों रखा? अपने पास इसलिए रखा क्योंकि भविष्य में कभी जब सर्वे करवाएं तो पता चले कि किसी किसान के पास अगर भूमि नहीं है, यानी वो भूमिहीन है, तो हम उसको ये जो पहले से रखे हुए हैं उसको दे सकें। आप आज देखते होंगे कि गांव में जो पट्टा होता है वो सरकारी ही ज़मीन का होता है, निजी ज़मीन का पट्टा नहीं होता। तो वो सरकारी ज़मीन का मतलब ये है कि सरकार पहले से ही अपने पास ज़मीन रखी हुई है। उसका उद्देश्य ही ये था कि जो भूमिहीन व्यक्ति होगा, गरीब होगा, उसके आय का कोई स्रोत नहीं होगा, उसको हम उसके जीविकोपार्जन के लिए कुछ ज़मीन दे देंगे। तो ये सरकार की दूरदृष्टि थी, बहुत अच्छी थी, इसको उसने किया और काफ़ी मात्रा में ज़मीनें अपने पास रखी। तो ये मध्यस्थता जो जमींदारी प्रथा की समाप्ति थी, यानी मध्यस्थों का उन्मूलन था, इससे आमूल चूल परिवर्तन हुआ। हालांकि ये व्यवस्था पूरी तरह से पूरे भारत में लागू नहीं हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं कोई अगर कानून बनता है तो एग्जैक्ट एकदम सीधे सीधे लागू नहीं हो जाता है, लागू हो जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में उसको उतरना बहुत कठिन होता है, बहुत समय लगता है। इसमें सुधार हुआ सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी कुछ इसमें दिक्कतें थी जो धीरे धीरे भविष्य में उसमें सुधार हुआ। देखिए, दूसरा सुधार था काश्तकारी में सुधार। तो पहले ये समझिए कि काश्तकार किसको बोलते हैं। जैसे कृषक होता है ना, किसान, उसको काश्तकार बोलते हैं। या खेतिहर, आपने नाम सुना होगा, खेतिहर। खेतिहर का भी मतलब काश्तकार होता है। अंग्रेजी में अगर इसे बोले तो हस्बैंड मैन इसको बोलते हैं, हस्बैंड मैन या फिर टीनेंट मैन। तो जो काश्तकार होता है उसी को किसान, कृषक, खेतिहर, हस्बैंडमैन, टीनेंट मैन, इस तरह के नामों से उनका उच्चारण किया जाता है। तो इसमें किस प्रकार से सुधार हुआ? देखिए, स्वतंत्रता के पहले पूरे भारत में जो जमीन पर कर लगता था वो 35% से कम कहीं नहीं लगता था। 35%, कहीं कहीं 30% भी था। तो आमतौर पे 35% से लेकर के 75% के बीच में टैक्स लगता था, यानी कि बहुत ज़्यादा होता था। इसमें सुधार हुआ। कैसे सुधार हुआ? 1950 के दशक में ही सबसे पहला सुधार पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में किया गया, और इसमें टैक्स घटा करके सरकार ने 20% से लेकर के केवल 25% तक किया, और इसका जो परिणाम आया वो बहुत अच्छा आया। इनके परिणामों को देखते हुए भारत सरकार ने और जगह यही व्यवस्था करी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और केरल प्रांत में, पश्चिम बंगाल और केरल में खास तौर पे कृषि संरचना में एक मौलिक पुनर्गठन हुआ। मतलब बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया गया, बहुत बदलाव हुआ पश्चिम बंगाल और केरल में। इसके तहत वहाँ पे जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीनों को खुद की जमीन वितरित की गई, अर्थात उनको भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये दोनों प्रोसेस, जमींदारी प्रथा की समाप्ति और काश्तकारी में सुधार, ये सब मिला जुला करके ही कार्यक्रम चल रहे थे। इसके बाद तीसरा कार्यक्रम आया, सीलिंग एक्ट, यानी कि आप जमीन कितना अधिकतम रख सकते हैं। देखिए, लैंड सीलिंग एक्ट यानी भू स्वामित्व की सीमा तय करने का एक अधिनियम था। कुमारप्पन स्वामी की समिति ने ही इसके लिए भी सिफारिश किया था। तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने सभी राज्यों को ये आदेश दिया कि आप अपने यहाँ सीलिंग एक्ट कानून बनाइए। यानी क्योंकि देखिए, कृषि जो होता है वो राज्य का विषय होता है, तो कृषि से संबंधित कोई भी अगर कानून बनाना है तो राज्य सरकार बनाती है। हालांकि केंद्र सरकार जो बनाती है वो पूरे भारत का होता है, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ वो कुछ सुधार करके करते हैं। तो जब सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने कहा कि हर राज्य सीलिंग एक्ट बनाए, तो जब राज्य सरकारों ने सीलिंग एक्ट बनाया, हर सरकार ने बनाया लगभग, तो इसमें बहुत विसंगतियां थी। कहीं पे ज़्यादा दिया गया था, कहीं पे कम। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में आपको समझा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया कि यहाँ अधिकतम जोत की सीमा 18 एकड़ होगी, यानी कि यहाँ किसी के भी पास, यानी किसी एक व्यक्ति के पास 18 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होगी। पंजाब में और ज़्यादा, दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ बहुत कम। तो मतलब कोई इसमें समानता नहीं थी। इसलिए भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया,
बोला कि आप इस रेंज में करिए। और फिर इसके अंतर्गत उसने 3 श्रेणियों को जमीन में बांटा। ये 1960 के दशक की बात हो रही है, 1960, 61, 62 के आसपास की बात है। तो उसने 3 श्रेणियों में, यानी कि भारत सरकार यानी कि केंद्र ने 3 श्रेणियों में जमीन को बांटा। प्रथम श्रेणी यानी कि सबसे अच्छी श्रेणी, सबसे अच्छी। अब आप समझ रहे होंगे सबसे अच्छी श्रेणी का मतलब ये होता है कि वहां पर हर फसल होगी, किसी प्रकार की उसमें कोई कमी नहीं होगी मिट्टी में, यानी कि सर्वगुण संपन्न होगी मिट्टी। जैसे आप प्रयागराज क्षेत्र में आइए तो यहाँ पे दोमट मिट्टी होती है ना, सबसे उपजाऊ मिट्टी। तो इस तरह की जो मिट्टी है जिस खेत में, उसको प्रथम श्रेणी का माना गया। और इसके लिए कहा गया कि 10 एकड़ से लेकर के 18 एकड़ तक ही जमीन अधिकतम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 10 से कम है वो तो ठीक है भाई, उनके पास जमीन कम है, कोई बात नहीं है, लेकिन अधिकतम आप ऐसा करिए कि 18 एकड़ से ज्यादा मत करिए। ये उत्तम कोटि की जमीन की बात की गई, भारत सरकार ने की। उसके अलावा द्वितीय श्रेणी की जमीन जो इससे थोड़ी सी कम अच्छी थी, एकदम खराब नहीं थी लेकिन सबसे अच्छी श्रेणी से थोड़ी सी कम थी, तो इसको कहा कि ठीक है, इसमें आप इसको थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं। तो 18 एकड़ से लेकर के 27 एकड़ तक कोई भी खेतीहर अपने नाम से जमीन रख सकता है। 27 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन श्रेणी कैसी होनी चाहिए? द्वितीय श्रेणी होनी चाहिए। अगर इससे भी खराब है, यानी कि सबसे थर्ड क्वालिटी की जमीन है, तो उसे तृतीय श्रेणी में रखा गया। और इसमें कहा गया कि 27 एकड़ से लेकर के 54 एकड़ तक, 54 एकड़ तक जमीन कोई भी रख सकता है। आप एकड़ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से देख लीजिए। अब देखिए, हम आपको थोड़ा सा एकड़ के बारे में बता दें। 1 एकड़ जो जमीन होती है वो होती है 4046.86 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर से नापेंगे तो 4046.86 वर्ग मीटर। और आप जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, यानी 1 हेक्टेयर से ये कम होती है। 2.47 एकड़ को 1 हेक्टेयर बोलते हैं, या 2.5 एकड़ को लगभग 1 हेक्टेयर। आप मोटा मोटा ध्यान में रखिए। अगर आप इसे वर्ग फीट में बदलेंगे, 43,560 वर्ग फुट। तो वर्ग मीटर में 4046 वर्ग मीटर, वर्ग फुट में 43,560 वर्ग फुट जमीन को 1 एकड़ बोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह ये बदलने वाला नहीं है। तो अब इसी का 18 में गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कितने वर्ग मीटर जमीन होगी। इसमें गुणा करेंगे तो कितने वर्ग फुट होगी। अब कितना बीघा होगी, कितना बिस्सा होगी, अगर ये आपको सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लीजिए। वैसे अगर आप प्रथम दिन से अमीन का कोर्स कर रहे होंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से पता होगा। जो नए होंगे उनके लिए मैं कह रहा हूं कि लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा सुधार हुआ वो सुधार हुआ चकबंदी के लिए। चकबंदी आप समझते हैं, चक की बंदोबस्त करना, यानी कि खेतों का बंदोबस्त करना। इसमें जैसे मान लीजिए ये पूरा गांव है, तो इस पूरे गांव में मान लीजिए कि इतने गांठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मान लीजिए 16 गांठे हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति का एक गांठा यहाँ पे है, एक गांठा यहाँ पे है, एक गांठा यहाँ पे है, मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, उसका 3 जगह खेत है, तो यहाँ 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 आकर उसको खेती करने में दिक्कत होती है। तो ऐसा किया गया कि इन दोनों गांठों के एवज में उसे यहाँ पूरा दे दिया गया और यहाँ पर उनको दे दिया गया जिनका यहाँ पे था। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसको हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं। खूब विस्तार से हम पढ़ाएंगे कि चकबंदी के लिए पहल कौन करता है, चकबंदी अधिकारी किस प्रकार से आकर के सर्वे करते हैं, किस तरह से चकबंदी होती है, पूरा डिटेल आपको अगले वीडियो में